जमुना के किनारे तुम्हारे काफिलों ने वजू किया था और आज तुम हो कि तुम्हें यहाँ रहते हुए खौफ महसूस होता है। हालांकि दिल्ली तुम्हारे खून की सींची हुई है। अहद करो ये मुल्क हमारा है, हम इसी के लिए हैं और इसकी तकदीर के बुनियादी फैसले हमारी आवाज़ के बगैर अधूरे ही रहेंगे। दोस्तों, ये जो अल्फाज अभी मैंने बोले ये किसी आम इंसान की ज़बान से निकले हुए अल्फाज नहीं थे, बल्कि ये तो उस इंसान की तकरीर के अल्फाज हैं, या ये कह सकते हैं कि उस बड़े नेता के अल्फाज हैं कि जिसके बारे में किसी दौर में महात्मा गांधी ने कहा था कि ये इंसान कांग्रेस का सबसे महान लीडर है। ये उस इंसान की ज़बान से निकले हुए अल्फाज हैं कि जिसने अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी ही अंग्रेज़ों से लड़ते हुए यानी भारत को आज़ादी दिलाने के लिए कुर्बान कर दी। जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा जेल में काटा, तो कभी अपने ही लोगों से बेइज्जती सही, तो कभी गालियां खाई, मगर फिर भी ये इंसान कभी पीछे नहीं हटा। इतना ही नहीं, उस दौर में पाकिस्तान की डिमांड करने वाले नेता यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना का कोई सबसे बड़ा विरोधी हुआ करता था तो वो यही नेता था, बावजूद इसके कि ये तो खुद भी मुसलमान था। इवन इतिहासकार मानते हैं कि भारत के बंटवारे के खिलाफ लड़ते हुए अगर किसी नेता ने सबसे आखिरी में हथियार डाले थे यानी हार मानी थी तो वो कोई और नहीं बल्कि यही नेता था। इवन महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल जैसे बड़े नेता भी इस इंसान से पहले ही हार मान चुके थे और ये कह चुके थे कि अब बंटवारा होने से कोई नहीं रोक सकता है। इस महान लीडर ने कांग्रेस के लिए क्या किया वो तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि कांग्रेस कभी चाहकर भी उस चीज का एहसान उतार भी नहीं पाएगी। बाकी आज के दौर में हम लोग इंडिया को पाकिस्तान वगैरह से एजुकेशन के मामले में जो इतना ज्यादा एडवांस और आगे देखते हैं, इसका क्रेडिट भी कहीं ना कहीं इसी इंसान को दिया जाता है, क्योंकि वक्त रहते इस इंसान की तरफ से उस दौर में कुछ ऐसे कदम उठाए गए थे कि जिनकी वजह से आज भी भारत की जनता इनको सलामी ठोकती है। मगर अफसोस की बात यह है कि इतने सारे कारनामे करने के बावजूद भी और इतनी सारी कुर्बानियां देने के बावजूद भी आज ये महान नेता हमारे देश की इलेक्शन रैलीज के पोस्टर में या फिर हमारी किताबों में या इसके अलावा नेताओं की तकरीरों में पूरी तरीके से गायब नजर आता है। गैर तो गैर, खुद उनके ही कौम के लोग या उनकी अपनी पार्टी यानी कांग्रेस के लोग भी उनको भूल चुके हैं, या ये कह सकते हैं कि जानबूझकर भुलाना चाहते हैं, बावजूद इसके कि वो जानते हैं कि ये आज़ाद भारत के पूरे इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे महान मुस्लिम लीडर था। अभी तक तो आप लोग समझ भी चुके होंगे कि मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ हमारे देश के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, फ्रीडम फाइटर और भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में। वही मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जो जंग आज़ादी के दौर में एक बार नहीं बल्कि दो बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। एक बार जब बने तो उस वक्त सबसे यंग प्रेसिडेंट थे, जबकि दूसरी बार जब बने तो ऑलरेडी कांग्रेस बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात से गुजर रही थी और उन्हीं मुश्किलों से निपटने के लिए ही कांग्रेस की बागडोर मौलाना आज़ाद के हाथ में दी गई थी। बात करें इतिहास की तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अफगान उलमाओं के ख़ानदान से हुआ करते थे कि जो बाबर के दौर में अफगान के इलाके से भारत में आए थे। उनकी मां नस्ली तौर पर एक अरबी थीं, जबकि उनके फादर सैयद मोहम्मद खैरुद्दीन एक फारसी हुआ करते थे। 1857 की क्रांति के बाद उनके फादर कलकत्ता से मक्का शहर की तरफ चले गए थे। वहां पर ही उनकी शादी आलिया बिनते मोहम्मद से हुई थी और फिर इन दोनों के घर पर ही फाइनली 11 नवंबर 1888 के दिन मक्का शहर के अंदर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म हुआ था। 1890 में ही एक बार फिर से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की फैमिली भारत में वापस आ गई थी। अभी मौलाना आज़ाद की उम्र सिर्फ 11 साल ही थी कि उनकी मां का इंतकाल हो गया था। इतिहासकार मानते हैं कि मौलाना आज़ाद बचपन से ही हद से ज़्यादा काबिल और होशियार थे। अभी 10-11 साल की ही उम्र थी कि उन्होंने फ़ारसी, अरबी, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू इस तरह की बहुत सारी ज़बानों पर काबिलियत हासिल कर ली थी। मजहबी तालीम तो जो हासिल करना थी वो की ही, साथ ही साथ गणित और हिस्ट्री वगैरह पर भी अच्छी पकड़ बनाई। 11-12 साल की उम्र में ही वो न सिर्फ आर्टिकल्स वगैरह लिखने लगे थे, मतलब एक अच्छे जर्नलिस्ट बन चुके थे, बल्कि उस उम्र में वो अपने से कई गुना बड़े लोगों को, मतलब जिनकी उम्र 24-25 साल हुआ करती थी, उनको पढ़ाया करते थे। ये यकीनी तौर पर हद से ज्यादा हैरान कर देने वाली चीज थी। शुरुआती दिनों में एक अच्छे जर्नलिस्ट और शायर की पहचान रखने वाले मौलाना आज़ाद को शायद जर्रा बराबर भी एहसास नहीं था कि हालात उनको पॉलिटिक्स की तरफ लेकर जाएंगे।
दरअसल हुआ ये कि जब उन्होंने अंग्रेज़ों का भारत के आम लोगों पर होता हुआ जुल्म देखा तो फिर उन्होंने अपनी पत्रकारिता के जरिए से अंग्रेज़ों के खिलाफ बोलना और लिखना शुरू कर दिया। 1905 में जब बंगाल का पार्टीशन किया गया उसका भी मौलाना आज़ाद ने खुलकर विरोध किया और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की अलगाववादी विचारधारा को रिजेक्ट किया। अपनी आवाज़ को हर जगह पहुंचाने के लिए और लोगों पर होने वाले जुल्म सितम की आवाज़ बनने के लिए उन्होंने सन 1912 में अल हिलाल नाम का अपना एक वीकली अखबार भी शुरू किया। जब ये अखबार लोगों की आवाज़ बनने में कामयाब भी हो गया तो जाहिर है इसकी चर्चाएं विदेशों में भी होने लगीं। अंग्रेज़ों के कान खड़े हुए उन्होंने फौरन इस पर बैन लगा दिया। मौलाना आज़ाद को भी बंगाल से बाहर निकाल दिया गया और फिर वो अगले 4 साल के लिए बिहार के रांची में कैद रहे। मगर एक बार फिर से 1916 में उन्होंने अपना एक और अखबार निकाला जिसका नाम रखा अल बलाग। अंग्रेज़ों की फिर से नज़र पड़ी, उन्होंने न सिर्फ इस अखबार को बैन किया बल्कि मौलाना आज़ाद को जेल में डाल दिया। लेकिन दोस्तों, मजलूम लोगों की आवाज़ बनने का ये जुनून ही मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को धीरे धीरे अब अंग्रेज़ों के खिलाफ और आज़ादी का जो मूवमेंट चल रहा था उसकी तरफ लेकर गया। उन्होंने धीरे धीरे अब न सिर्फ मुस्लिम नौजवानों को इस मूवमेंट से जुड़ने के लिए मोटिवेट करना शुरू किया बल्कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी को भी हद से ज़्यादा प्रमोट किया। बंगाल, बिहार और मुंबई जैसे इलाकों में लगातार उनकी क्रांतिकारी एक्टिविटीज़ को देखकर अब कांग्रेस के जो बड़े बड़े लीडर थे उनका विश्वास मौलाना आज़ाद में जाग चुका था। उनकी काबिलियत को देखकर फाइनली 1923 में उनको कांग्रेस की मेन गद्दी यानी कि प्रेसिडेंट की गद्दी पर बैठा दिया गया और इस तरह से वो सबसे कम उम्र में कांग्रेस की इस गद्दी पर बैठने वाले इंसान बने। दोस्तों, 1940 में एक बार फिर से भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को कांग्रेस की बागडोर दी गई थी और वो कांग्रेस की ये लीडरशिप लगातार अगले 6 साल तक यानी 1946 तक करते रहे थे। उनके हाथ में पूरी तरीके से कांग्रेस देने का मकसद यही था कि वो सारे लोगों को एक साथ जोड़कर चलेंगे, जिसमें वो काफी हद तक कामयाब भी हुए थे। मगर फिर भी उस दौर में मौलाना आज़ाद के लिए जितनी बड़ी चुनौती अंग्रेज थे उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा चैलेंज वो मोहम्मद अली जिन्ना थे कि जो उस दौर में उनके सबसे बड़े विरोधी बनकर सामने आए थे। मोहम्मद अली जिन्ना मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को नीचा दिखाने का या कमतर दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा करते थे, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना का यही मकसद था कि उनके अलावा मुस्लिम लीडरशिप में पूरे इंडिया के अंदर कोई बंदा दिखाई ही ना दे, क्योंकि अगर दिखाई देगा तो उनका जो पाकिस्तान पार्टीशन वाला प्लान है जिस पर वो लोग काम कर रहे थे वो ज़्यादा से ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाएगा। दूसरी तरफ मौलाना आज़ाद के सामने भी यही चैलेंज था कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस से मुसलमानों को जोड़ा जा सकेगा उतना ही पार्टीशन के इस प्लान को यानी कि भारत के बंटवारे को रोका जा सकेगा। उस दौर में भले ही मोहम्मद अली जिन्ना ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के ऊपर जीत हासिल की हो और उनको 1947 में पाकिस्तान की शक्ल में एक अलग और नया देश भी मिल गया हो, लेकिन अगर आज की कंडीशन देखी जाए तो यकीनी तौर पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जीत हुई है। उसकी वजह यह है कि बंटवारा हो जाने के बाद भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने दुख भरे लहजे में हमेशा यही कहा था कि ये देश कभी कामयाब ही नहीं हो सकेगा। उन्होंने पाकिस्तान के बारे में उस दौर में यानी कि आज से लगभग 70 साल पहले जो भविष्यवाणियां की थीं वो लगभग सारी की सारी सच साबित हुई। आप लोग अगर उन पर गहराई से नज़र डालेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि मानो मौलाना आज़ाद को ये सब कुछ पहले ही किसी ने बता रखा हो। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा था कि इस देश का बंटवारा होगा यानी ये देश फिर से टूट जाएगा। बिल्कुल वैसा ही हुआ कि जब बांग्लादेश नाम का एक नया देश पाकिस्तान टूटकर वजूद में आया। उन्होंने ये भी कहा था कि ये देश कभी भी स्टेबल नहीं रह सकेगा, यानी यहाँ पर हमेशा बगावतों और तख्ता परट वगैरह का खतरा मंडराता रहेगा और कुछ लोग ही पूरे पाकिस्तान को हड़प लेंगे। बिल्कुल सब कुछ वैसा ही हुआ, या कह सकते हैं कि आज भी वैसा ही हो रहा है। सिर्फ एक दो नहीं बल्कि मौलाना आज़ाद ने तो पाकिस्तान के बारे में बेशुमार भविष्यवाणियां की थी, जो अपने आप में एक अलग टॉपिक है और जिस पर एक लंबी वीडियो बनाई जा सकती है। मौलाना आज़ाद गांधी जी और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बहुत ज्यादा करीबी माने जाते थे। माना जाता है कि मौलाना आज़ाद गांधी जी की जो आइडियोलॉजी थी उससे हद से ज्यादा इंस्पायर थे। यही वजह है कि गांधी जी ने इस पूरे स्ट्रगल के दौरान यानी जंगे आज़ादी के दौरान जितने भी मूवमेंट चलाए, जितने भी कदम उठाए, जितने भी एक्शन लिए, उन सब में मौलाना आज़ाद भी उनके साथ आगे आगे नजर
नजर आए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब सल्तनत उस्मानिया के टुकड़े हो गए और इतना ही नहीं, वहाँ पर खिलाफत के उस सिस्टम को ही ख़त्म किया जाने लगा कि जो पिछली कई सदियों से चला आ रहा था, तो भारत के अंदर खिलाफत के सिस्टम को बचाए रखने के लिए एक आंदोलन शुरू किया गया कि जिसको खिलाफत मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। उस मूवमेंट को भी गांधी जी की तरह ही मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने खूब बढ़ चढ़ कर सपोर्ट किया और इसमें वो खूब आगे आगे नजर आए। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद उन नेताओं में गिने जाते हैं कि जिन्होंने पार्टीशन का विरोध बिल्कुल आखिरी लम्हे तक जारी रखा था। वो इस पूरे दौर में ही मुसलमानों से बार बार यही कहते रहे कि ये तुम्हारे बाप दादा की ज़मीन है, इसको छोड़ने के बारे में कभी सोचना भी नहीं। एक नए मुस्लिम मुल्क की डिमांड खुद मुसलमानों को ही पूरी तरीके से बिखेर कर रख देगी। दोस्तों 31 मार्च सन 1947 को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की मुलाकात गांधी जी से हुई। इस मुलाकात के बारे में मौलाना आज़ाद ने लिखा है कि गांधी जी ने मुझसे कहा कि सरदार पटेल ही नहीं, अब तो नेहरू ने भी हथियार डाल दिए हैं, क्या तुम मेरा साथ दोगे या तुमने भी अपना इरादा बदल लिया है। इस पर मौलाना आज़ाद ने जवाब दिया कि विभाजन यानी बंटवारे को लेकर तो मेरा इतना ज़्यादा विरोध कभी नहीं रहा जितना आज है, और आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हैं। अगर आप भी इस बंटवारे को मान लेते हो तो ये एक देश की हार होगी। इस पर गांधी जी का जवाब था कि मेरी लाश पर ही कांग्रेस बंटवारे को कबूल करेगी। मौलाना आज़ाद आगे लिखते हैं कि मगर अफसोस सिर्फ 2 महीने के बाद ही गांधी जी ने मुझे मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका दिया और उन्होंने मुझसे कहा कि आज़ाद, अब बंटवारे को नहीं रोका जा सकता है। तमाम लोगों से नाउम्मीद हो जाने के बाद और इस तरह के तमाम सरकमस्टेंसेस से हार मान लेने के बाद ही ये फ्रीडम फाइटर अपना एक टूटा हुआ दिल लेकर उस जामा मस्जिद की तरफ बढ़ा कि जहां पर हजारों की तादाद में मुसलमान इस इंसान का इंतजार कर रहे थे। और यहीं से ही फिर मौलाना आज़ाद ने वो स्पीच दी थी कि जिसका हर अल्फाज बहुत ज्यादा ऐतिहासिक माना जाता है और जिसको भारत के हर मुसलमान को एक बार जरूर सुनना चाहिए। फिलहाल 1952 में होने वाले संसदीय चुनाव में रामपुर की सीट से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सांसद चुने गए। इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर यानी कि शिक्षा मंत्री भी बने। IIT और UGC जैसी अहम चीज़ों की स्थापना का क्रेडिट भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को ही दिया जाता है। और आखिरकार 19 फरवरी 1958 का वो दिन था कि जब अचानक से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अपने बाथरूम में गिर गए थे। पैरों में आई हुई अकड़न और कमजोरी की वजह से इससे पहले भी वो 2 बार बाथरूम में गिर चुके थे, मगर इस बार गिरने की वजह से उनकी कमर की हड्डी टूट गई थी। इस जानलेवा एक्सीडेंट से वो ना उभर सके और आखिरकार 3 दिन के बाद ही यानी 22 फरवरी 1958 के दिन उन्होंने फाइनली हमारी इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। फिलहाल दोस्तों आज की अपनी वीडियो को भी हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो से रिलेटेड कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय दे सकते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ लाइक करें बल्कि फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें और ऐसे ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस आगे भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।